दोस्तों, जॉन वेक ने कहा था कि साहस का मतलब है डर के मारे बुरा हाल होने पर भी वही करना जिससे आप डर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है रामराज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास पॉलिटी का 8वां अध्याय, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, अंग्रेजी में बोले तो रूरल लाइवलीहुड। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर सारे के सारे जो हमारे 6th क्लास पॉलिटी के वीडियोस के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनको देखने के बाद में आपको इस चैप्टर को देखना है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली एक समझने वाला चैप्टर है, इसके अंदर बिल्कुल भी फैक्ट है ही नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये आजीविका क्या होती है। आजीविका को मैं अगर बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई श्रमिक है, कोई कलाकार है। तो मतलब जिस माध्यम से उसको इनकम प्राप्त होती है, वो जो कार्य करता है, जिस कार्य से उसको आय की प्राप्ति होती है, वो उसकी आजीविका है। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम में कोई जॉब कर रहे हैं। तो जिस जॉब से आपको मनी प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होती है, वो आपकी आजीविका है, ठीक है ना। तो है ना, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि जो ग्रामीण या जो गाँव का जो क्षेत्र है उसके अंदर लोग किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत क्या है, इन बातों का हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि क्या उनकी सबकी आजीविका एक तरह की है या सबकी आजीविका में अंतर भी है, ठीक है ना। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग आजीविका चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी की सारी बातें डिस्कस होगी हमारे इस चैप्टर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो अब हम देखते हैं कि गांवों के अंदर जो लोग निवास करते हैं वो किस किस तरह के कार्य करते हैं। तो देखिए, गांवों के लोग एक काम तो जो उनका मुख्य कार्य है वो है कृषि कार्य करना, ठीक है। कृषि के अलावा बहुत से किसान पशुपालन का कार्य भी करते हैं, बहुत से लोग टोकरी निर्माण का कार्य भी करते हैं, बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, जैसे घड़े बनाना, जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो बनाते हैं। और बहुत से लोग वनोत्पाद यानी कि वन से प्राप्त जो वस्तुएं होती है उनको इकट्ठा करते हैं, जैसे सूखी लकड़ी चुनना, शहद इकट्ठा करना, बहुत सी जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ होती है उनको इकट्ठा करना। इसके अलावा और भी अन्य कार्य किए जाते हैं गाँव में रहने वाले लोगों के द्वारा, लेकिन ये जो कार्य हैं आपके सामने आ रहे हैं ये मुख्य कार्य हैं जो गाँव के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर इस विषय पर सबसे ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अब आपके आगे आएगा वो कृषि पर ही आधारित है, ठीक है। तो देखिए, कृषि कौन करता है, किसान करता है। तो गाँवों में हमें निम्न प्रकार के किसान देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक तो किसान वे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी, इन किसानों को बड़े किसान कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो किसान होंगे वो होते हैं कम ज़मीन वाले किसान, और इन किसानों को कहा जाता है छोटे किसान। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो मजदूर होते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो 20% मान लीजिए कुल जितने भी जो किसान हैं उनमें से 20% किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, काफ़ी हेक्टेयर के अंदर उनके पास ज़मीन होती है। लेकिन 80% किसान ऐसे किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनके पास वर्ष भर के लिए जितनी फसल की उन्हें आवश्यकता होती है उतनी ज़मीन उनके पास नहीं होती है। इंडिया के 80% किसान इस श्रेणी के अंदर आते हैं। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो करते तो कृषि का कार्य ही है, लेकिन उनके पास स्वयं की खुद की ज़मीन नहीं होती है, ठीक है। ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते कहाँ हैं? देखिए, ये जो बड़े किसान है ना, ये जो भी बड़ा किसान है वो स्वयं इसके अंदर अपने खेतों के अंदर कार्य नहीं करता है, बल्कि जो बिना ज़मीन वाले जो किसान होते हैं उनको वो दैनिक मजदूरी पर बुलाते हैं और अपने खेतों के अंदर बुआई से लेकर के कटाई करने तक के सारे कार्य इन लोगों को करते हैं। और इनको मेहनतकश मजदूर कहते हैं। और दैनिक रूप से इनको भत्ता दे दिया जाता है, जो भी इनकी दैनिक कीमत होती है कार्य करने की वो इनको दी जाती है, तो ठीक है ना। और दूसरे प्रकार के जो किसान हैं, छोटे किसान, ये किसी मजदूर को नहीं बुलाते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, बल्कि
खुद और अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ मिलकर के सारी ज़मीन करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन थोड़ी ही होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, जो ये बड़े किसान होते हैं इनको तो जितने पैसों की आवश्यकता होती है अपने जीवन को यापन करने के लिए उससे बहुत अधिक इनको प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास ज़मीन काफ़ी होती है। ठीक है, इसलिए उनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। लेकिन जो ये छोटे किसान हैं इनको वर्ष भर अपना जीवन यापन करने के लिए जितनी इनकम की आवश्यकता होती है उतना अनाज और पैसे उनको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करता है ये किसान, कभी कभार जब कृषि कार्य नहीं होता है, जैसे वर्ष भर तो होता नहीं है, साल के अंदर 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब ये व्यक्ति फ्री बैठे रहते हैं। ठीक है ना, तो इस महीने के दौरान वो क्या करते हैं, इन महीनों में वो अपने आसपास के इलाकों के अंदर कोई फैक्ट्री वगैरह होती है तो उनमें कार्य करने के लिए भी ये चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, गाँवों के अंदर जो किसान होते हैं वो पशुपालन का कार्य भी करते हैं। पशुपालन का कार्य इसलिए करते हैं, एक तो देखिए इनके जो ये कृषि कार्य करते हैं तो इससे जो चारा होता है पशुओं को खिलाने के लिए, जो भूसा वगैरह होता है तो वो उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो वो अपने पशुओं को खिला लेते हैं और जिससे इनको दूध की प्राप्ति होती है और वो इस दूध को डेयरी में बेच करके दैनिक रूप से कुछ पैसे कमा लेते हैं ताकि इनका गुजारा आसानी से चल पाए। तो पशुपालन कार्य भी करते हैं ये। इसके अलावा देखिए, कई बार की स्थिति ऐसी आती है कि अनावृष्टि या अतिवृष्टि की अवस्था हमें देखने को मिलती है गाँवों के अंदर जब किसान खेती करता है। अनावृष्टि क्या होता है, कई बार स्थिति ये होती है कि कभी भी बरसात होती ही नहीं है और कभी कभार इतनी बरसात हो जाती है कि वो फसल ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ किसानों के लिए बहुत ही घातक स्थितियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है तब ये किसान क्या करते हैं, जो इनसे बड़े किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ऐसे लोगों को कहा जाता है ज़मींदार लोग। तो वो ज़मींदार लोगों से ऋण लेते हैं और उसके पश्चात जब आने वाले वर्षों में जब वो ये खेती करते हैं तो फिर उस खेती से जो फसल बेचते हैं वो उस फसल से वापस इनको जो ज़मींदार लोग होते हैं इनको ऋण दे करके वो अपना कर्ज उतारते हैं। और कई बार स्थिति ये भी आ जाती है कि किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण होने की वजह से वो कर्ज के बोझ में दब जाता है और आत्महत्या तक के कदम उठा लेता है। ये हमें आए दिन अखबारों के अंदर और टीवी के माध्यम से सुनने और देखने को मिलता है कि किसान ने आत्महत्या कर ली है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कुछ गांव समुद्र तट के किनारे भी स्थित होते हैं, तो ऐसे गांवों के अंदर जो लोग निवास करते हैं वो मछली पालन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, और इसी मछलियों को वो पकड़ते हैं, फिर जो कुछ मछली अपने और अपने परिवार के खाने के लिए वो यूज़ लेते हैं और बाकी की बाज़ार के अंदर वो नीलाम करके और फिर अपना जीवन का गुजारा करते हैं। लेकिन इस तरह के जो गाँवों के अंदर लोग रहते हैं उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है जब तूफान की स्थिति होती है, जब समुद्र के अंदर अत्यधिक जल होता है। तो ऐसी स्थितियों में कुछ महीनों के लिए ये मछुआरे वहाँ पर जो समुद्रों में मछलियाँ पकड़ने का कार्य भी बंद करते हैं। तो इस तरह की इन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा जो चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख लीजिएगा। देखिए, एक तो कलपट्टू नाम का गांव है जो तमिलनाडु का समुद्र तट पर स्थित एक गांव है। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पर है कि कैटामरेन। ये कैटामरेन क्या है, मछुआरों की एक खास तरह की छोटी सी नाव होती है, उस नाव का प्रयोग करके वो मछलियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद में एक समुदाय का नाम आ रहा है, उसका नाम है चक्केसंग समुदाय। ये चक्केसंग समुदाय नागालैंड की एक जनजाति है। इसके बाद आगे एक कृषि का प्रकार आ रहा है, उस कृषि का नाम है सीढ़ीनुमा खेती। देखिए, ये सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है, इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है ना, जो ढलाऊ ज़मीन होती है, पहाड़ी नुमा ढलाऊ ज़मीन, उस ज़मीन की मिट्टी को हटा करके उसको सीढ़ी नुमा आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है और ताकि आसानी से कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि
जो पानी है वो पानी एक जगह इकट्ठा रह सके। और ऐसा कहते हैं कि जो ये कृषि है ये चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी कृषि है। इसके अलावा भी दूसरी फसलें उपजा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी इस चावल की कृषि के लिए है। अब इसके बाद में एक अंतिम पॉइंट आ रहा है इस चैप्टर का कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वनोत्पाद आदि पर निर्भर रहकर आजीविका चलाते हैं। और इस पॉइंट का हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल सा चैप्टर था और सारा का सारा चैप्टर समझने लायक चैप्टर है, कोई भी फैक्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास 6 पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के नोट्स की अगर PDF लेने के इच्छुक हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और इस क्लास 6 पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का अगर कोर्स देखना हो तो वो कोर्स आपको अनअकैडमी पर बनाया हुआ मिल जाएगा मेरे द्वारा, और उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में एक और नवा अध्याय है हमारा, उसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमारी क्लास 6 की पॉलिटी की बुक भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।